ठीक है। और आज का ये वीडियो जो होने वाला है हमारा साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप थंबनेल देख करके वीडियो के अंदर आ चुके हैं, तो गारंटी देता हूं अगर आप 2 मिनट बैठोगे ना तो आप लास्ट तक बाहर नहीं जाने वाले। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ना साथियों, वो होने वाला है डीसी जनरेटर के टॉपिक पे। जो हमारा डीसी जनरेटर होता है, क्या होता है, आज हम इसकी पूरी कुंडली देखने वाले हैं कि ये डीसी जनरेटर होता है, किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बना, कैसे काम करता है, क्यों करता है, सब देखने वाले हैं। क्यों डीसी जनरेटर ही ये काम कर पाता है, एसी क्यों नहीं कर पाता, एसी अल्टरनेटर क्यों नहीं कर पाता। तो साथियों सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारी आज का जो टॉपिक होने वाला है साथियों, वो होने वाला है डीसी जनरेटर। क्या होने वाला है भैया, डीसी जनित्र। ठीक है, डीसी जनित्र। साथियों अगर डीसी जनित्र की सबसे पहले मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म पर नजर हम डालते हैं कि डीसी जनित्र की जो फुल फॉर्म होती है, डीसी जनित्र की फुल फॉर्म क्या होती है। साथियों डीसी जनित्र की जो फुल फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं दिष्ट धारा जनित्र। क्या कहते हैं भैया, दिष्ट धारा जनित्र। ठीक है, दिष्ट धारा जनित्र। अब साथियों दूसरी चीज, जो नेक्स्ट चीज इसके अंदर आती है, इसके परिचय की आती है। क्या आती है भैया, परिचय की आती है। तो परिचय के अंदर साथियों जैसे कि मैं मान लीजिए आपके घर पर कोई भी एक नया व्यक्ति आता है, ठीक है, घूमने के पर्पज से आता है, चलिए ठीक है, आज जो भी हमारा काफी पुराना मित्र है उसके घर पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो जब आप मान लीजिए अपने दोस्त के घर जाते हैं या आपके घर पर कोई आता है, एक बार के लिए मान लीजिए आप खुद ही जाते हैं, तो जाते ही सबसे पहले आप जाकर के जब कुर्सी पर बैठते हैं तो अचानक से आप अपने मित्र के साथ बैठे हैं, आगे से उनके पिताजी आते हैं, तो पिताजी क्या करते हैं, आकर के पूछते हैं कि ये कौन है, कि ये कौन है। तो साथियों जो पूछ रहे हैं कि ये कौन है, यही परिचय है। आप क्या बोलोगे कि सर मेरा नाम है तरुण प्रजापति, मैं यहाँ पर हमारे जयपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं ये काम करता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये एक हमारा परिचय हो गया। तो साथियों इस दुनिया के अंदर जो भी चीज है ना उसका कुछ ना कुछ परिचय है। मार्कर है, ब्लैक रंग का मार्कर है, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, इसका भी एक परिचय है, हर एक चीज का परिचय है। तो साथियों यहाँ पर जनित्र का भी एक परिचय होता है कि एक्चुअल में जो जनित्र होता है वो करता क्या है। साथियों जब आपके सामने कभी ये सवाल उठे कि जनित्र क्या करता है, तो आपका जवाब वहां पर क्या होगा। आप डायरेक्टली जब 99% लोगों से या फिर 90% लोगों से ये पूछा जाए तो उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि ये डीसी उत्पन्न करता है। क्या करता है भैया, डीसी उत्पन्न करता है। लेकिन मैं कहूंगा साथियों ये है रॉन्ग। डीसी जनित्र कभी भी डीसी उत्पन्न नहीं करता, ना तो आज से पहले ऐसा हुआ है ना आगे कभी होगा। जो डीसी जनित्र करता है ना साथियों, डीसी जनित्र क्या करता है, डीसी जनित्र साथियों यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को साथियों वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बात समझ में आ गई होगी आपको, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब साथियों यहां पर ये जो नियम दिया ना, ये जो नियम है, इस नियम का क्या नाम है साथियों, इसका नाम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो हम ये कह सकते हैं कि डीसी जनरेटर ऊर्जा संरक्षण के नियम पर काम करता है, बिल्कुल हम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित किया। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि एक ऊर्जा जब दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट होगी ना तो हम उसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। किस सिद्धांत पर काम करता, सॉरी सिद्धांत नहीं साथियों, नियम। कौन से नियम पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, संरक्षण के नियम पर। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। इतनी बात आपको सभी को समझ में आ गई कि जो डीसी जनरेटर होता है कभी भी डीसी उत्पन्न नहीं करता साथियों, ये एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब साथियों यहाँ पर जो है डीसी जनित्र ही इसका नाम क्यों पड़ा, अल्टरनेटर क्यों नहीं पड़ा। भाई कर क्या रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। तो विद्युत तो साथियों एसी भी होती है, विद्युत तो एसी भी होती है, फिर हमने इसे अल्टरनेटर क्यों नहीं कहा, क्योंकि साथियों जो हमारे पास जो डीसी जनरेटर है ना, डीसी जनरेटर सिर्फ और सिर्फ जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है ना साथियों, ये डीसी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, डीसी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, डीसी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बात समझ में आ गई होगी साथियों। अब यहाँ पर साथियों एक चीज आपको समझ में नहीं आई होगी कि सर यहाँ पर ये यांत्रिक ऊर्जा से हम क्या समझ सकते हैं, ये यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पर किसे डिनोट कर रहा है, ये यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पर क्या है, इसे हमें समझना है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। देखिए कोई भी चीज है, जब आप किसी चीज को घुमाते हैं, मान लीजिए कि एक डीजल से जनरेटर चलते हैं, अधिकतर डीजल से ही जनरेटर चलते हैं। आप कहोगे कि सर उसे यांत्रिक ऊर्जा किसने दी,
यांत्रिक ऊर्जा किसने दी? तो यांत्रिक ऊर्जा वहां पर ईंधन दे रहा है ना, तो यांत्रिक ऊर्जा मिलनी चाहिए, वो घूमना चाहिए, चाहे हाथ से घुमाओ चाहे किसी की सहायता से। अब हाथ से घुमाओगे तो एक आदमी चाहिए, ठीक है, 15-20 हजार वो ले जाएगा, तो वो तो गलत है, और वो उतनी स्पीड से घुमा भी नहीं पाएगा। तो इसी के लिए हमने क्या किया, टर्बाइंस काम में ली, हमने टर्बाइंस काम में ली। टर्बाइंस जो है टर्बाइंस वाले चैप्टर में देखेंगे, लेकिन इसके लिए हमने टर्बाइंस काम में ली। मतलब कुल मिला के जब जनरेटर को घुमाएंगे तो जनरेटर को घुमाना ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, जनरेटर को घुमाना ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। चलिए ठीक है सर, हमने इतनी बात समझ ली, हमने इतनी बात समझ ली। तो सर जब इसका निर्माण किया गया, जब इसे निर्माण किया गया, तो ये तो कोई तो इसका सिद्धांत होगा, किसी सिद्धांत पर तो ये काम करता होगा। जैसे कि मैं हूं, मेरा सिद्धांत है पढ़ाना, तो सर इसका भी तो कोई ना कोई सिद्धांत होगा। तो साथियों इसका जो सिद्धांत होता है ना, वो होता है फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, प्रेरण। साथियों फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर यह काम करता है, सिद्धांत। अब साथियों ये इस तरह से तो आपको याद हो नहीं पाएगा, क्योंकि जनरेटर है, मोटर है, सभी के अंदर अलग अलग सिद्धांत काम में लिए जाते हैं, तो और लगभग सभी मिलते जुलते ही होते हैं साथियों। अब इसको याद करने का मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूं। साथियों क्या हुआ कि फेराडे को एक बार एक टास्क दिया गया, उन्हें कहा गया कि ये तुम्हारे पास ये मैग्नेट है, सिर्फ याद करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ याद करने के लिए। क्या है, आप एक कहानी सुना रहा हूं मैं आपको। क्या है कि साथियों फेराडे जो था उसको एक मैग्नेट दिया गया कि ये भैया मैग्नेट के 2 पोल है, एक एन पोल है और दूसरा एस पोल है। आपको इससे कुछ ऐसा तैयार करना है जो कि आज तक इस दुनिया में ना तो बना और ना बन सके, ठीक है, ऐसा कुछ तैयार करना है। तो वो उन दोनों मैग्नेट्स को उठा करके घर ले गया, भाई कुछ तो करना है इन मैग्नेट्स का। और साथ ही उसके हाथ में एक तांबे का वायर था, और वो बैठ के सोच ही रहा था, उस वायर को उसके अंदर हिला रहा था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हिला रहा था, और देख रहा था भाई करना क्या है, इसका बनाना क्या है। तो साथियों जब वो घुमा रहा था, तो यहाँ पर ये जो चालक इसको हिला रहा था, इसके अंदर मैग्नेटिक करंट जनरेट हो गया, उसको करंट लगने लगा कि ये यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर हुआ क्या। तो साथियों हिलाते हिलाते उसने तो कुछ चीज निर्माण कर दी, हिलाते हिलाते उसने एक सिद्धांत दे दिया। अब कहा कि फेराडे, ठीक है, नाम उसका था फेराडे, विद्युत से, साथियों चुंबक से विद्युत जनरेट हुआ, चुंबक से विद्युत जनरेट हो गया, तो उसने उसको नाम दिया फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। और आज से यह कहलाएगा जनरेटर अल्टरनेटर। अगर ये उत्पन्न की इसने डीसी, तो यह है डीसी जनरेटर, अगर उत्पन्न की इसने एसी, तो यह है एसी अल्टरनेटर। बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर जो है फेराडे का जो सिद्धांत होता है साथियों, क्या होता है, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर हमारा डीसी जनरेटर काम कर पाता है। सिद्धांत तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सिद्धांत तक आपको समझ में आ गया होगा। अब साथियों इसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है ना, जो इसके अंदर नेक्स्ट चीज हम देखने वाले हैं, जनरेटर के पार्ट्स देखने वाले हैं। साथियों ऐसा तो है ही नहीं ना कि कोई भी चीज हो सिर्फ एक ही चीज से मिलकर बनी होती है। साथियों एक चीज को कई चीजों से मिला करके बनाया गया। हम हैं, आंख है, मुंह है, बाल है, ठीक है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, सब कुछ हमारे पास है। तो क्या सिर्फ जनरेटर के अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा और कुछ नहीं होगा? साथियों जनरेटर के अंदर भी कई चीजें हैं जिनको अगर हम पढ़ते हैं ना, तो वहीं से जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ही हमारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी, और वैसे वैसे ही जनरेटर हमारे समझ में आता चला जाएगा। अब साथियों यहां पर जो सबसे पहली चीज आती है ना, वो आती है जनरेटर की योक। क्या आती है भैया? जनरेटर की योक आती है। साथियों योक को हम बॉडी भी कह सकते हैं, योक को हम बॉडी भी कह सकते हैं। हमारे पास भी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है। साथियों हमारी बॉडी का काम क्या है? देखिए इसके अंदर हमारे पास किडनियां हैं, अब किडनियों को बेच के हमें क्या करना है? कोई पैसा वैसा नहीं लाना है भैया। हमारे पास किडनियां हैं, हमारे पास आते हैं, हमारे पास जुबान है, हमारे पास मुंह है, हमारे साथ साथियों आंखें हैं, हमारे पास पेट के अंदर आते हैं, कई चीजें हैं हमारे पेट में, ठीक है, हमारे शरीर में भी कई चीजें हैं, मांस है, मांसपेशियां है, खून है, ब्लड है, सब कुछ है। अब इन सभी को एकत्रित करने का किसका काम है? बॉडी का है। किसका काम है? बॉडी का। अगर ये चमड़ी नहीं होती, अगर ये बॉडी नहीं होती, तो क्या ये सभी एक जगह एकत्रित हो पाते हैं? नहीं। मेरी आंतें यहाँ निकल रही होती, ठीक है, मेरा खून यहाँ बह रहा होता, मेरा मांस ऐसे बिखरा पड़ा होता, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होता। तो साथियों यहाँ पर भी ऐसा ही होता अगर योग ना होती तो। साथियों यहाँ पर योग का बहुत ही बड़ा काम है। अब साथियों यहाँ पर ये जो योग है ना, ये जो योग है इसका काम है डीसी जनरेटर के भागों को एक जगह संभाल करके रखना। योग किसका बना होता है? योग का बना होता है साथियों कास्ट आयरन का, ठीक है, आयरन का।
अभी बात खत्म नहीं हुई है कास्ट आयरन का। अब साथियों क्या होता है कि कभी कभी जो खिलौने होते हैं जो बैटरी चार्ज करने के लिए जो जनरेटर काम में लिए जाते हैं, जो कि छोटे जनरेटर होते हैं, बोल छोटे जनरेटर होते हैं, छोटे छोटे जनरेटर। तो साथियों जो छोटे जनरेटर होते हैं ना, उनकी भी योक होती है। और इनकी योक किसकी बनी होती है भाई? इनकी योक बनी होती है साथियों कास्ट आयरन की। और बड़े जो जनरेटर होते हैं, बहुत बड़े बड़े जनरेटर जो कि बहुत बड़े बड़े उत्पादन केंद्रों में काम में लिए जाते हैं साथियों, वहां पर उनकी योक किसकी होती है? कास्ट स्टील की। किसकी होती है? कास्ट स्टील की होती है भैया। बात समझ में आ गई कि कास्ट स्टील की होती है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए साथियों अब इससे आगे चलते हैं। भाई योग कंप्लीट हो गई। देखिए दो प्रकार के जनित्र होते हैं, डीसी जनित्र दो वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी में जो परिचय के अंदर साथियों एक होता है डायनमो, एक होता है डायनमो, और एक होता है साथियों क्या? एक होता है बड़ा जनरेटर, जिसे हम जनित्र कह सकते हैं। ये हो गया डायनमो और ये हो गया साथियों जनित्र। इसकी योग किसकी बनी होती है? कास्ट स्टील की। ठीक है, अब इसकी योग किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की। क्यों हो? ठीक है, इसी की क्यों बनाई जा सकती है भाई? हम कास्ट आयरन की जो जनित्र की बॉडी होती है, कास्ट आयरन की क्यों नहीं बना सकते? स्टील की क्यों बना रहे? क्योंकि साथियों यहां पर एक झोल है। झोल यहां पर यह है कि यहां पर ये जो बड़ा जनरेटर है ना, ये जो बड़ा जनरेटर है, जब चलता है तो कंपन ज्यादा करता है, जब चलता है तो कंपन बहुत ज्यादा करता है। तो उसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये देखिए कास्ट आयरन जो है ना, कास्ट आयरन ये तो एक लोहा है, लोहे के बुरादे से बनी हुई ये एक बॉडी होती है। तो साथियों ये जब ज्यादा कंपन करेगा, ठीक है, ज्यादा ये कंपन करेगा तो बिखर जाएगा, ज्यादा कंपन करेगा तो बिखर जाएगा। अब साथियों यहां पर जो कास्ट स्टील की बॉडी होती है ना, इसमें आ गया स्टील। स्टील का गिलास होगा, स्टील की थाली होगी, स्टील की प्याली होगी, सब कुछ होगा आपके घर पे। उनके अंदर क्या होता है साथियों? स्टील जो होता है ना काफी हार्ड होता है, फेंकिए कुछ भी कीजिए नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो यहां पर साथियों जो बड़े जनरेटर होते हैं ना, उनके अंदर कास्ट स्टील की बॉडी काम में ली जाती है। अब बात आती है छोटे जनरेटर की, बहुत छोटा, जिसे हम डायनामो कहते हैं। ये जो डायनामो है ना साथियों, इसकी जो बॉडी होती है कास्ट स्टील की बनाई जाती है, कास्ट स्टील की। अब ये जो कास्ट स्टील की बॉडी बनाई जा रही है, यहां पर इसके अंदर कास्ट आयरन की, आयरन, और यहां पर ये होगी साथियों कास्ट स्टील की, कास्ट स्टील की। ठीक है, ये जो कास्ट आयरन की बनाई जा रही है, लोहा है, छोटा जनरेटर है, कंपन कम करेगा, टूट फूट की संभावना कम है, इसीलिए यहां पर हमने कास्ट आयरन काम में ले लिया। यहां तक समझ में आ गई होगी कि यहां पर योग अभी तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है साथियों, नेक्स्ट पार्ट आने वाला है इसका फील्ड पोल्स। साथियों फील्ड पोल क्या होते हैं? देखिए यहां पर साथियों इसके अंदर ये हमारे पास ये योग है, इस योग के अंदर हम पोल का प्रयोग करते हैं। इसके योग के अंदर हम पोल का प्रयोग करते हैं साथियों। ये हमारे पास क्या होते हैं? ये पोल होते हैं। इन पोलों पर क्या की जाती है? तांबे की वाइंडिंग की जाती है, एनिल्ड तांबे की वाइंडिंग की जाती है, जो कि अभी टॉपिक आएगा, वाइंडिंग वाला टॉपिक भी आएगा। यहां पर ये है साथियों पोल्स है। ठीक है, क्या है? पोल। साथियों पोलों का क्या काम है? पोलों का काम है साथियों मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसे फैलाना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना या फैलाना, मैग्नेटिक फील्ड बनाना। इतना याद रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड बनाना। ठीक है, किसका काम हो गया भाई? यहां पर ये पोलो का काम हो गया। मैग्नेटिक फील्ड बनाना पोलो का काम हो गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, मैग्नेटिक फील्ड बनाना पोलो का काम हो गया। और साथियों यहां पर ये जो पोल होते हैं ना, एक प्रकार के नहीं होते भाई, दो प्रकार के होते हैं। पोल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मोल्डेड पोल, एक होता है मोल्डेड पोल, और दूसरा होता है साथियों सुसहित लेमिनेटेड पोल। अब साथियों यहां पर ये जो पोल आपको दिखाई दे रहा है, ये तो है सुसहित लेमिनेटेड पोल। यहां पर ये देखिए, ये है साथियों, ये जो आपका पोल है, ये है साथियों सुसहित लेमिनेटेड पोल। कौन सा पोल है? सुसहित लेमिनेटेड पोल। लेकिन साथियों मोल्डेड जो पोल होता है ना, मोल्डेड पोल में सिर्फ पोल का इतना ही पार्ट होता है। मोल्डेड पोल में पोल का सिर्फ इतना ही भाग होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? मोल्डेड पोल कहते हैं, मोल्डेड पोल कहते हैं। और साथ ही जो मोल्डेड पोल होता है ना, ये छोटे जनरेटरों में काम में लिया जाता है, छोटे जनित्रों में। छोटे जनित्रों में काम कौन सा पोल लिया जाता है? मोल्डेड पोल लिया जाता है, जो कि साथियों सिर्फ इतना पोल होता है। इसके अंदर यहाँ पर ये जो बाकी का पार्ट होता है पोल का, ये नहीं होता, इसी के ऊपर वाइंडिंग की जाती है। क्योंकि कम वाइंडिंग होती है, आराम से इसके ऊपर हो सकती है, तो फालतू के अंदर हम यहाँ पर सुसहित लेमिनेटेड पोल बना करके हम क्यों जनरेटर के अंदर इतना भाग घेरेंगे। इसीलिए हमने क्या किया? मोल्डेड पोल का प्रयोग किया, जो कि छोटा है, छोटे जनरेटरों में काम में लिया जा सकता है। इसके ऊपर साथियों जब ज़्यादा वाइंडिंग की बात आती है, तो ज़्यादा वाइंडिंग होती है बड़े जनरेटरों के अंदर, और साथियों यहाँ पर बड़े जनरेटरों के अंदर सुसहित लेमिनेटेड पोल ही काम में लिया जाता है। अब साथियों यहाँ पर ये जो हमारे पास ये तो
हो गया इसका शू, इसे हम शू कह सकते हैं क्योंकि शू सहित मतलब शू के साथ, ठीक है, ये शू है साथियों। शू के दो काम होते हैं, ये जो हमारे पास शू है, शू के दो काम होते हैं। एक तो हमने जो इसके ऊपर वाइंडिंग की, वाइंडिंग बाहर नहीं आनी चाहिए, बाहर वाइंडिंग नहीं आनी चाहिए भैया। और जो दूसरा काम है साथियों, दूसरा काम हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। देखिए एक तो हमारे पास ये पोल है और एक हमारे पास ये पोल है भैया, ये दो पोल हमने बना लिए, इसके ऊपर हमने वाइंडिंग कर ली और इसके ऊपर भी हमने वाइंडिंग कर ली। साथियों इसका मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूर में होगा, इतनी दूर में, ठीक है। लेकिन साथियों वाइंडिंग हमने भी यहाँ पर इतनी की है, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड इतनी दूर में होगा, ज़्यादा दूर में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एरिया बढ़ चुका है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो जगह है साथियों, चुंबकीय क्षेत्र का एरिया वो बढ़ जाता है, ठीक है। क्षेत्र का एरिया, क्षेत्र का एरिया बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई, चुंबकीय क्षेत्र का एरिया बढ़ जाता है। अब इसके बाद जो साथियों नेक्स्ट चीज आती है साथियों, वो आती है कि यहां पर जो हमारे पास पोल होते हैं, ठीक है, कम से कम कितने पोल हो सकते हैं और अधिक से अधिक कितने पोल हो सकते हैं। साथियों अगर मैं किसी जनरेटर के अंदर कम से कम पोलों की बात करूं तो मेरे को एक तो एन चाहिए और एक एस चाहिए, दो पोल तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो कम से कम दो तो होने ही होने चाहिए, कम से कम की बात कर रहा हूं, कम से कम दो पोल हो गए ही हो गए। और साथियों अगर अधिक से अधिक की बात करूं तो 8 पोल हो गए, अधिक से अधिक की बात करूं तो 8 पोल हो गए। अब साथियों ये चीजें जो है जनरेटर की स्पीड को, इनको सभी को देखते हुए देखी जाती है कि कौन से पोल, मतलब कौन से जनरेटर में पोलों की संख्या कितनी रखनी है। ये सभी किसको देखते हुए, जनरेटर को देखते हुए कि जनरेटर कहां काम में लिया जाना है और जनरेटर कितनी विद्युत धारा उत्पन्न करेगा, ठीक है, कितनी करंट उत्पन्न करेगा, कितनी वोल्टेज उत्पन्न करेगा, ये सभी किस पर निर्भर करती है, ये सभी इन पोलों की संख्या पर ही निर्भर करती है। बात समझ में आ गई होगी साथियों। अब साथियों इसी के साथ जो नेक्स्ट आपका पार्ट आने वाला है, आर्मेचर आने वाला है। किसका आने वाला है भैया, आर्मेचर आने वाला है। अब साथियों जो आर्मेचर है ना, जो आर्मेचर है आपका साथियों, ये जो आर्मेचर है ये साथियों लेमिनेशन करके बनाया जाता है। जैसे कि पोल बनाए जाते हैं साथियों, पोल भी लेमिनेशन करके ही बनाए जाते हैं। ढेर सारी पत्तियां होती है, पत्तियों को एक जगह रिवेट करके, ठीक है, एक जगह जकड़ करके इसका हम निर्माण करते हैं, इसका हम निर्माण करते हैं। जो कि अभी हम जब आर्मेचर देखेंगे तो आर्मेचर में हमें समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम यहाँ पर पोलो का निर्माण करते हैं। इसीलिए मैंने पोलो के अंदर नहीं बताया, क्योंकि हम यही चीज़ आर्मेचर में भी देखने वाले हैं कि आर्मेचर का निर्माण किस प्रकार से होने वाला है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो जो आर्मेचर होता है साथियों सिलिकॉन स्टील से बना होता है, सिलिकॉन स्टील से, सिलिकॉन स्टील से। साथियों देखिए कोई भी चीज़ प्योर सिलिकॉन स्टील से नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है साथियों, होता तो ये लोहा ही है, होता तो ये नर्म लोहा होता है साथियों, नर्म लोहा होता है, लेकिन इस नर्म लोहे के अंदर सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। कितनी मात्रा मिलाई जाती है भाई, सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। और कितनी मिलाई जाती है साथियों, 2 से 4% तक मिलाई जाती है। और क्यों मिलाई जाती है साथियों, हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए ये मिलाई जाती है, हिस्टेरिसिस, ठीक है, हिस्टेरिसिस हानि को ये कम करने के लिए यहाँ पर 2 से 4% तक हम क्या करते हैं, सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं। किसके अंदर मिलाते हैं भाई, नर्म लोहे में बनाते हैं। और जब नर्म लोहे में हम सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं तो हमारे पास जो निर्माण होता है सिलिकॉन स्टील का निर्माण होता है साथियों। किसका निर्माण होता है, सिलिकॉन स्टील का निर्माण होता है। और इसी सिलिकॉन स्टील की सहायता से साथियों हम क्या क्या बनाते हैं, इसी सिलिकॉन स्टील की सहायता से साथियों हम पोल बनाते हैं, ठीक है, और हम आर्मेचर बनाते हैं, ठीक है, आर्मेचर बनाते हैं साथियों। किसको कम करने के लिए, हिस्टेरिसिस हानि को। जो हिस्टेरिसिस हानि और एडी धारा हानि है, इनका टॉपिक हम कम कर लेंगे कि किस प्रकार से इनको कम किया जाता है, बिल्कुल नगण्य किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कल देख लेंगे, एडी धारा क्षति, हिस्टेरिसिस हानि, ईएमएफ का समीकरण, ये सभी जो है हम कल वाली क्लास में देखने वाले हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी तो और भी कुछ बाकी है। अब साथियों यहाँ पर ये आर्मेचर हो गया, ठीक है, सिलिकॉन से मिलाया जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है ना साथियों, इसके पार्ट्स की ही आती है। पार्ट्स में सबसे पहले बात आती है आर्मेचर वाइंडिंग की, आर्मेचर वाइंडिंग की। भाई आर्मेचर है, ये हमारे पास एक आर्मेचर होता है साथियों। अब ऐसा तो है ही नहीं कि ये सिर्फ एक आर्मेचर होता है, आर्मेचर के ऊपर हमें वाइंडिंग भी करनी पड़ती है, आर्मेचर के ऊपर हमें वाइंडिंग भी करनी पड़ती है। तो आर्मेचर के ऊपर जो साथियों वाइंडिंग करनी हमें पड़ रही है, आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है साथियों लेप वाइंडिंग, एक होती है लेप वाइंडिंग, लेप वाइंडिंग, ठीक है, और एक होती है साथियों वेव वाइंडिंग। देखिए वेव मतलब वेव के साथ चलना साथियों, वेव यानी कि वेव के साथ चलना, तो हम इसे श्रेणी वाइंडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, श्रेणी वाइंडिंग भी हम इसे कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि वेव है साथियों, वेव बन रही है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो ये क्या होगी, एक वेव हो गई। तो साथियों और वेव जो होती है ना, ये हम इसे श्रेणी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि साथियों एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये क्या हुई, एक वेव बनी, तो हमने इसे कह दिया वेव वाइंडिंग, ठीक है। दूसरी होती है लेप साथियों, लेप वाइंडिंग जो है हम इसे समांतर वाइंडिंग भी कह सकते हैं,
लेप वाइंडिंग को हम समांतर वाइंडिंग भी कह सकते हैं। सिर्फ वाइंडिंगों के बारे में अभी आपको इतना याद रखना है, क्योंकि यही चीज़ साथियों बहुत ही अच्छे से आपके जो वाइंडिंग वाला लेसन है उसमें क्लियर करवाई जाएगी। क्योंकि जो लेप और वेव वाइंडिंग है ना, बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं हुई। सिंपलेक्स लेप वाइंडिंग, डिप्लेक्स लेप वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स लेप वाइंडिंग, तो इस प्रकार से कई प्रकार की लेप वाइंडिंग्स होती है। तो उनको समझाने में कम से कम 1 घंटे की क्लास चाहिए, जो कि हमारे पास इस क्लास के अंदर इतना टाइम हमें नहीं मिल पाएगा। हो सकेगा तो इनकी एक नेक्स्ट से नेक्स्ट डे अलग एक क्लास हो जाएगी, परसों एक अलग क्लास में इन दोनों की लगा दूंगा, लेप और वेव वाइंडिंग की। ओके, तो आइए साथियों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। आर्मेचर की बात होगी कि आर्मेचर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है, पत्तियों को रिवेट करके बनाया जाता है। जो पत्तियां होती है, ढेर सारी पत्तियां होती है, उनको एक जगह कस करके रिवेट कर दिया जाता है। साथियों रिवेट क्या होता है, बार बार नाम आ रहा है, रिवेट बता देता हूं मैं आपको एक बार। ये क्या होता है साथियों, ढेर सारी पत्तियां है, ढेर सारी पत्तियों को एक जगह जकड़ लिया गया। अब साथियों यहाँ पर इनको बांधने के लिए हम धागे का प्रयोग करेंगे, वायर का प्रयोग करेंगे, तार का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, एक जगह बांध के रखना है। तो आप कहोगे कि नहीं सर वो तो ओल्ड हो जाएगा, एक अजीब सा लगने लगेगा। अगर मान लीजिए मैं इसके ऊपर एक पेन बांध दूं, ठीक है, इसके ऊपर एक धागा बांध दूं, तो वो एक अजीब सा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अजीब सा ना दिखे, इसीलिए साथियों इसके अंदर एक कील टाइप डाला जाता है, और इस कील को यहाँ से भी ठोका जाता है और यहाँ से भी ठोका जाता है, तो वो चिपक जाते हैं आपसी में। ठीक है, और सभी पत्तियों को एक जगह ये जकड़ लेते। तो ये होता है साथियों रिवेट होता है। क्या होता है, ये रिवेट होता है। आर्मेचर की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ रही है साथियों, वो आता है कम्यूटेटर। क्या आता है भैया, कम्यूटेटर आता है। तो यहाँ पर हमने कम्यूटेटर का यूज किया, यहाँ पर हमने कम्यूटेटर का यूज किया। कम्यूटेटर क्या होता है साथियों, कम्यूटेटर को हम सबसे पहले दिक् परिवर्तक भी कह सकते हैं। कम्यूटेटर जो होता है ना साथियों, दिक् परिवर्तक भी हम किसे कह सकते हैं। और साथियों यहाँ पर डीसी जनरेटर के अंदर मेन है ही कम्यूटेटर, मेन है ही कम्यूटेटर, क्योंकि कम्यूटेटर ही यहां पर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चाहे मोटर एसी की हो, चाहे डीसी की हो, जनरेटर एसी का हो, चाहे डीसी का हो, उसके आर्मेचर के अंदर हमेशा हमेशा एसी ही रहेगी। आर्मेचर में यहाँ पर ये जो वाइंडिंग की जाएगी साथियों, इस वाइंडिंग में हमेशा एसी ही हमें मिलेगी। जो यहाँ पर इसके बाद जो हमें मिलने वाली है ना, वो हमें डीसी मिलेगी, वो हमें डीसी मिलेगी। कम्यूटेटर से पहले हमें एसी ही एसी मिलेगी। यहाँ पर उत्पन्न हुई एसी हुई, बाहर क्या मिली, डीसी मिली, बाहर क्या मिली, डीसी मिली। तो यहाँ पर ये कम्यूटेटर जो है ना बहुत मेन पार्ट है। इसी की वर्किंग प्रोसेस को समझ करके हम पूरे जनरेटर की वर्किंग प्रोसेस को समझने वाले हैं। अब साथियों यहाँ पर क्या होगा कि जो कम्यूटेटर होता है, इसके एक बार हम देख लेते हैं, इस पर नजर डालते हैं। साथियों जो कम्यूटेटर होता है हार्ड्रोन तांबे का बना होता है। किसका बना होता है भाई, हार्ड्रोन तांबे का बना होता है। अब यहाँ से एक एक पार्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। जो कम्यूटेटर होता है किसका बना होता है, हार्ड्रोन तांबे का बना होता है। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर को साथियों हम दिक् परिवर्तक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, दिक् परिवर्तक भी हम इसे कह सकते हैं। दिक् परिवर्तक, परिवर्तक मतलब साथियों एक चीज को दूसरी चीज में बदलने वाला, मतलब है तो करंट ही, लेकिन एसी को डीसी में बदलेगा। जो ये काम करेगा साथियों, एसी को डीसी में ये बदलने का काम करता है। क्या करता है, एसी को डीसी में बदलने का ये काम करता है। साथियों कम्यूटेटर किसका बना होता है, कम्यूटेटर हमेशा हार्ड्रोन तांबे का बनाया जाता है। ठीक है, हार्ड्रोन तांबे का, ठीक है, हार्ड्रोन तांबे का ये बनाया जाता है। हार्ड्रोन तांबे का ही क्यों बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि साथियों ये जो तांबा होता है ना, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी होती है। और जो कम्यूटेटर है साथियों जल्दी घिसना नहीं चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, हार्ड्रोन तांबे का कम्यूटेटर बनाते हैं। और साथियों यहाँ पर इसके अंदर जो पत्तियां काम में ली जाती है, कम्यूटेटर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, तो साथियों इसके अंदर ये जो पत्तियां है साथियों ये वी आकार की है। इस प्रकार से ये वी आकार के पत्तियों से ये बना होता है। इस प्रकार से ये वी आकार की पत्तियों से आपका कम्यूटेटर तैयार होता है। 1 सेकंड में कम्यूटेटर बना के आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से इसके अंदर कम्यूटेटर बनाया जाता है। साथियों इस प्रकार से कम्यूटेटर की पत्तियां होती है जो कि वी आकार की होती है। ठीक है, और इनके बीच में ये जो अब जगह खाली बच गई, यहाँ पर साथियों अबरक भरा जाता है। क्या भरा जाता है, अबरक भरा जाता है। भाई लकड़ी क्यों नहीं भर सकते, कागज क्यों नहीं भर सकते, वो मैं आपको बताता हूँ। है तो वो भी अचालक, लकड़ी जो है साथियों, लकड़ी भी अचालक ही है, लेकिन वो क्यों नहीं भर सकते, ठीक है, अचालक क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि साथियों ये जब घूमता है ना तो इस पर एक कार्बन ब्रुश लग करके वो भी घूमती है, मतलब कार्बन ब्रुश स्थिर रहती है, कम्यूटेटर घूमता है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन ब्रुश है कम्यूटेटर को गर्म कर देती है। और साथियों लकड़ी जो है ये तो जल जाएगी, लकड़ी तो जल जाएगी। तो यहाँ पर इसी से बचने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम भरते हैं अबरक। क्या भरते हैं भैया, अबरक भरते हैं। क्या बढ़ते हैं, अबरक बढ़ते हैं। कम्यूटेटर के अंदर आपको इतनी बातें याद होनी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये साथियों इसके, और इसके अंदर जो
अब नीचे जो आधार होता है ना, ये आधार बेकेलाइट का होता है। किसका होता है? बेकेलाइट का होता है, ठीक है, बेकेलाइट का। अब सर यहाँ पर भी हम अबरक भर सकते थे, फिर हमने बेकेलाइट क्यों भरा? क्योंकि साथियों यहाँ पर बेकेलाइट इसलिए भरा क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना, एक बार जो बन गया सो बन गया, इसके बाद ना तो इसे किसी को स्पर्श करना होता है, ना किसी के साथ रगड़ के चलना होता है, ये सिर्फ एक जगह स्थिर है। तो यहाँ पर हम ऐसा अचालक काम में ले सकते हैं जो कि बिल्कुल स्थिर हो, ठीक है, जो कि बेकेलाइट है। अब बेकेलाइट है साथियों, तो बेकेलाइट हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं, लेकिन अबरक है, हम यहाँ पर अबरक ही काम में लेंगे। क्यों? क्योंकि साथियों यहाँ पर जो अबरक होता है ना, ये अबरक जलता नहीं है, ये अबरक जलता नहीं है। जो बेकेलाइट होता है, बेकेलाइट के आप देखते हो कि स्विच वगैरह जब जलते हैं तो पिघल जाते हैं, वो पिघल जाते हैं, लेकिन साथियों अबरक ऐसा कुछ नहीं होता, अबरक में ऐसा कुछ नहीं होता, अबरक पिघलता नहीं है। साथियों ये हो गया आपका कम्यूटेटर। क्या हो गया भैया? कम्यूटेटर हो गया। अब इसके जो नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है साथियों, वो आता है फील्ड क्वाइल्स, वो आती है फील्ड क्वाइल। साथियों हमने क्या किया था, ये देखिए एक जनरेटर का डायग्राम मैं आपके सामने बनाता हूँ। ये हमारे पास एक जनरेटर है साथियों, ये इसके फील्ड पोल है, ठीक है, ये इसके फील्ड पोल हो गए। और साथियों इन फील्ड पोलों पे वाइंडिंग की गई है, इन फील्ड पोलों पे वाइंडिंग की गई है। तो साथियों ये जो वाइंडिंग है ना, अब इस वाइंडिंग की बात हो रही है, इसे हम कहेंगे साथियों फील्ड क्वाइल। क्या कहेंगे भैया? फील्ड क्वाइल कहेंगे, फील्ड क्वाइल कहेंगे। अब साथियों ये जो फील्ड क्वाइल है किसकी बनी हुई होती है? साथियों जो फील्ड क्वाइल बनाई जाती है एनिल्ड तांबे की बनाई जाती है। किसकी? एनिल्ड तांबे की बनाई जाती है। किसकी भैया? एनिल्ड तांबे की बनाई जाती है। किस पर बांधी जाती है? ये होती है साथियों पोलो पर। ये वाइंडिंग किस पर होती है? पोलो पर। देखिए आर्मेचर पर वाइंडिंग की तो उसे हमने आर्मेचर वाइंडिंग कह दिया, पोलो पर वाइंडिंग की तो जो पोल है हम इसे फील्ड कह सकते हैं। तो जो फील्ड पर वाइंडिंग हो रही है फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, फील्ड पर जो वाइंडिंग हो रही है फील्ड वाइंडिंग हो जाएगी। तो ये होती है फील्ड वाइंडिंग। किसकी होती है? ये होती है साथियों एनिल्ड तांबे की, एनिल्ड तांबे की। साथियों यहाँ पर ये जो फील्ड क्वाइल है ना, ये फील्ड क्वाइल की वजह से ही यहाँ पर जो चुंबक उत्पन्न होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है, चुंबकत्व, ठीक है। चुंबकत्व किसकी वजह से उत्पन्न हुआ? यहाँ पर इस वाइंडिंग की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से? इस वाइंडिंग की वजह से। अब आप कहोगे कि सर अभी तो आपने कहा था कि पोलो की वजह से हो रहा है। देखिए उत्पन्न वाइंडिंग की वजह से हो रहा है, लेकिन पोलो का क्या काम है? पोलो का काम है उसको फैलाना, पोलो का काम है उसको फैलाना। और पोलो का काम क्या है? पोलो का काम है साथियों वाइंडिंग को एक जगह रखना, ठीक है, वाइंडिंग को एक जगह रखना मतलब वाइंडिंग को लिपेट कर रखना और चुंबकीय फ्लक्स को फैलाना। ये किसका काम है? पोलो का काम है। लेकिन उत्पन्न करना किसका काम है? उत्पन्न करना है यहाँ पर साथियों वाइंडिंग का काम। किसका काम है भैया? वाइंडिंग का काम है। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये होगी साथियों फील्ड वाइंडिंग की बात। अब इसके साथ जो नेक्स्ट चीज आ रही है साथियों, जो नेक्स्ट बात आ रही है ब्रश एंड ब्रश होल्डर। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कम्यूटेटर भी लगा होता है, यहाँ पर कम्यूटेटर भी लगा होता है। लेकिन साथियों कम्यूटेटर के अंदर से जो हमारे पास जो डीसी आएगा, डीसी हम लेंगे किसकी सहायता से? डीसी हम किसकी सहायता से लेंगे? तो साथियों यहाँ पर हम एक कार्बन ब्रुशेज लगा देते हैं, ये हम कार्बन ब्रुशेज लगा देते हैं। साथियों ये जो कार्बन ब्रुशेज होती है ना, छोटे जनित्रों के अंदर, छोटे जनित्रों के अंदर, छोटे जनित्रों के अंदर ये किसकी बनी होती है? ये कार्बन की बनी होती है भैया। किसकी बनी होती है? कार्बन की बनी हुई होती है। और साथियों बड़े जनित्रों के अंदर किसकी बनी होती है? बड़े जनित्रों के अंदर कार्बन प्लस तांबे की ये बनी हुई होती है। किसकी? कार्बन प्लस तांबे की ये बनी हुई होती है। अब क्यों बनी हुई होती है भाई? कार्बन की जब हम बना सकते हैं तो कार्बन प्लस तांबे की क्यों बना सकते हैं? क्योंकि साथियों जो बड़े जनरेटर होते हैं रेगुलरली काम करते हैं, बड़े जनरेटर रेगुलरली काम करते हैं। और यहाँ पर ये जो हमारा कार्बन है ये घिस भी जाता है, कार्बन घिस भी जाता है साथियों। और जब कार्बन घिसता है ना हमारा, ठीक है, तो वो छोटा भी हो जाता है। तो इसीलिए कम घिसे, इसलिए इसके अंदर साथियों तांबे की मात्रा मिलाई जाती है। एक नई चीज यहाँ से निकल कर आई साथियों कि यहाँ पर ये जो हमारे पास जो कार्बन है, ठीक है, और ये जो कार्बन ब्रुशेज है इसकी कितनी साइज के बाद इसको घिस देना चाहिए। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ये हमारे पास कार्बन ब्रुश है, कार्बन ब्रुश हमेशा आयताकार होती है। कौन सी होती है भैया? आयताकार होती है। और ये जो कार्बन ब्रुश होती है साथियों, ये देखिए इसको 4 पार्ट में बांट लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 पार्ट हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब साथियों जब ये 3 पार्ट इसके घिस जाए ना, तो चौथे पार्ट में इसको बदल दीजिए, चौथे पार्ट में इसको बदल दीजिए। मतलब साथियों जब इसका 1/3 भाग बच जाए तब इसको बदल दीजिए। यह है कार्बन ब्रुश। अब साथियों यहाँ पर सिर्फ हमने कार्बन ब्रुश लगा दी, कार्बन ब्रुश लगा दी भैया, ठीक है, रोकर आर्म पर हमने कार्बन ब्रुश लगा दी। लेकिन कार्बन ब्रुश क्या डायरेक्टली हवा के अंदर बाहर करंट फ्लो करवाएगी? क्या यहाँ पर कार्बन ब्रुश है, यहाँ पर हमें करंट चाहिए तो क्या हवा में आएगा? और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें वायर्स चाहिए होंगे। तो साथियों यहाँ पर ये जो वायर्स या कि ये है कि फ्लेक्सिबल जो केबल काम में लेंगे साथियों, इसे हम कहेंगे ब्रश लीड, हम इसे कहेंगे ब्रश लीड।
ठीक है भैया, इतना काम कर दिया, ब्रश लगा दी, ब्रश लीड लगा दी, लेकिन साथियों जैसे ही हम इसके अंदर यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये मान लीजिए कम्यूटेटर है और कम्यूटेटर पर ये हमने ब्रश लगाई और अगर कुछ सपोर्ट इसको नहीं दिया ना तो ब्रश नीचे आ जाएगी, ब्रश नीचे आ जाएगी। इसको सपोर्ट की आवश्यकता है। अब जैसे कि लैंप है, लैंप लगाया जाता है, ठीक है, लैंप लगाया जाता है, और लैंप किस में लगाया जाता है, होल्डर में लगाया जाता है। अब होल्डर जो है साथियों, होल्डर का काम करता है, लैंप को सहारा देता है, लैंप को सहारा देता है। तो यहाँ पर भी सहारा देने के लिए हमें किसी की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, होल्डर की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, होल्डर की आवश्यकता है। और साथियों यहाँ पर ये जो होल्डर होता है ना, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा साथियों, इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, ये इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, और ये जो स्प्रिंग होती है साथियों ब्रश पर कितना दबाव बनाए रखती है। इसके अंदर ब्रश होल्डर के अंदर कार्बन ब्रश लगाते हैं, और कार्बन ब्रश पर ये जो दबाव लगाती है ना साथियों, ये दबाव लगाती है 100 ग्राम से, ठीक है, 250 ग्राम तक। 100 ग्राम से 250 ग्राम तक ये इसके ऊपर वजन डाल करके रखती है। किसके ऊपर, कार्बन ब्रश के ऊपर। कौन रखता है, ब्रश होल्डर रखती है। बात समझ में आ गई। तो ये बात होगी ब्रश की, ब्रश होल्डर की, ब्रश लीड की, ठीक है। अब इससे आगे नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ रही है साथियों, रोकर प्लेट आ रही है। क्या आ रही है, रोकर प्लेट आ रही है। अब साथियों यहाँ पर ये जो ब्रश लीड है, ठीक है, ब्रश होल्डर है, इसको कहाँ लगाएंगे, होल्डर को हमने दीवार पर लगाया, होल्डर को हमने दीवार पर चिपकाया, ब्रश होल्डर को किस पर लगाएंगे, उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ जगह चाहिए। तो उसके लिए साथियों क्या होता है, एक दीवार जैसा ही इसके अंदर रोकर आर्म होता है साथियों। क्या होता है, रोकर आर्म होता है। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र डालूं, तो साथियों ये हमारे पास क्या है, ये है जनरेटर, ठीक है। ये जनरेटर की साफ्ट होगी साथियों। साफ्ट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। साफ्ट जो होती है साथियों, नर्म लोहे की बनी होती है, नर्म लोहे की बनी होती है, ठीक है। ये नर्म लोहे की बनी होती है। यहाँ पर ये क्या हो गया साथियों, ये हमारे पास क्या हो गया, आर्मेचर हो गया, ये आर्मेचर हो गया। और साथियों यहाँ पर ये क्या हो गया, एक कम्यूटेटर हो गया। ये क्या हो गया भैया, कम्यूटेटर हो गया। और साथियों इस कम्यूटेटर के पास यहाँ पर ये ब्रश हो गई, ये यहाँ पर हमने ब्रश होल्डर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ तक बात सही है, ठीक है। यहाँ से जो है 2 वायर बाहर आ गया, टर्मिनल बॉक्स तक पहुँच गए। अब साथियों इस ब्रश होल्डर को कहाँ लगाएंगे साथियों, इसी के अंदर क्या होता है कि एक रोकर प्लेट होती है जो कि यहाँ लगी हुई होती है। इस रोकर प्लेट के अंदर इसको फंसाया जाता है, इस रोकर प्लेट के अंदर इसको फंसाया जाता है। अब साथियों आप कहोगे कि सर इसको हम योक में भी तो कस सकते थे, बिल्कुल कस सकते थे। लेकिन साथियों कभी कभी क्या होती है कि जो हमारी जो ब्रश की जगह है ना, हमें यहाँ से कभी कभी यहाँ करनी पड़ जाती है, चेंज करनी पड़ जाती है, घुमानी पड़ जाती है, या फिर कहे कि अचानक से अपने आप घूम जाती है, या कहे कि जब भी हमें इन्हें बदलना होगा फिर तो ये पूरा हमें निकालना होगा, ठीक है, पूरे जनरेटर को खोलना होगा और फिर हमें दूसरी ब्रश लगानी होगी अगर ब्रश चेंज करनी है तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक रोकर प्लेट लगाएगी। तो रोकर प्लेट के अंदर ये वैसे बाहर से ही फिट हो जाते हैं, बाहर से ही फिट हो जाते हैं कार्बन ब्रशेस, तो निकाल लो, ठीक है। और अगर साथियों अगर आगे पीछे हो गया तो इसको पेस्ट ढीला करो, वापस सीधा कर दो, तो ये वैसे ठीक हो जाएगा। तो साथियों ये किसकी बात होगी, रोकर प्लेट की होगी, ये रोकर प्लेट की हो गई। अब साथियों यहीं पर ठीक है, ये योक हो गई। तो साथियों इसको जो पीछे से और आगे से ये खुला रह जाएगा। अब इसको जो बंद करेंगे ना, वो एंड प्लेट्स की सहायता से करेंगे साथियों। किसकी सहायता से, एंड प्लेट्स की सहायता से। ये हमने यहाँ पर एंड प्लेट लगा दी, ये हमने यहाँ पर एंड प्लेट लगा दी। अब साथियों ये यहाँ पर जो एंड प्लेट लगाई जा रही है, यहाँ पर ये जो एंड प्लेट लगाई जा रही है साथियों, ये भी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की होगी। जनरेटर पर निर्भर करेगा, जनरेटर छोटा है तो कास्ट आयरन की होगी, जनरेटर बड़ा है तो कास्ट स्टील की होगी। लेकिन साथियों यहाँ पर देखिए क्या होगा कि यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो कम्यूटेटर की साइड जो हम एंड कवर काम में ले रहे हैं साथियों, वो होगा फ्रंट एंड कवर। मतलब जो कम्यूटेटर की साइड वाला जो पार्ट है वो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, और फ्रंट वाले पार्ट की ओर जो हम एंड कवर काम में ले रहे हैं वो कहलाएगा साथियों फ्रंट एंड कवर, फ्रंट एंड कवर, ठीक है, फ्रंट एंड कवर। और जो लास्ट में काम में लेंगे साथियों उसे हम कहेंगे बैक एंड कवर, ठीक है, एंड कवर, एंड कवर कह सकते हैं आप बिल्कुल। तो साथियों ये कहलाएगा एंड कवर। तो ये होगी साथियों एंड कवर्स की बात, फ्रंट एंड कवर, बैक एंड कवर की बात। अब साथियों इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आ रहा है साथियों, नेक्स्ट पार्ट है साथियों बेयरिंग्स। नेक्स्ट पार्ट है बेयरिंग्स। साथियों ये मेरे पास क्या है, ये साफ्ट है, और ये क्या है साथियों, ये हमारे पास फ्रंट कवर मान लीजिए आप, ये फ्रंट कवर है, मैंने इसको इसके अंदर सेट कर लिया, ये सेट है। अब साथियों इसके अंदर आप देखेंगे तो जगह खाली है, इसके अंदर ये जगह खाली है। अब इस जगह ये खाली ना रहे और ये आराम से घूम भी जाए, क्योंकि ऐसे तो ये घूमेगा भी नहीं आराम से, हैं, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमा भी नहीं पाएगा अच्छे से, तो साथियों ये घूमेगा भी नहीं। अब ये घूम नहीं रहा।
अब साथियों इसको घुमाने के लिए और ये जगह खाली नहीं रही, इसी के लिए हमने क्या किया, इसके अंदर बेरिंग का प्रयोग किया। इसके अंदर जो खाली जगह बच गई यहाँ पर हमने बेरिंग्स लगा दिए, यहाँ पर हमने बेरिंग लगा दिए भैया, ठीक है बेरिंग। अब जब बेरिंग लगाए साथियों तो बेरिंग ने क्या किया, इसको अच्छे से कस लिया, अच्छे से इसको पकड़ लिया, कोई जगह खाली नहीं है। और बेरिंग्स का एक गुण और है साथियों, जब ये थोड़ा बहुत घूमेगा ना तो बेरिंग इसको बहुत ज़्यादा घुमाता है। जब ये थोड़ा बहुत घूमता है तो बेरिंग इसको, जब मान लीजिए ये एक राउंड काटने की कोशिश करेगा ना तो बेरिंग इसको 3 राउंड कटवाएगा। क्यों? क्योंकि बेरिंग के अंदर साथियों क्या होते हैं, छर्रे डले हुए होते हैं और ग्रीस वगैरह डले होते हैं, तो वो आराम से इसको मतलब मूवेबल करवाता है, घुमाता है आराम से। तो बेरिंग का काम आप सभी को समझ में आएगा कि बेरिंग का काम है। अब साथियों नेक्स्ट चीज़ है साथियों पुली, ठीक है, या साफ्ट। अब साथियों ये जो जितना भी आइटम हमने इसके अंदर सेट किया, ये किस पे है साथियों, ये है साथियों ब्रश जो है साफ्ट पर है। मैंने कहा था साफ्ट नहीं बताइए आपको, साफ्ट अब आ गई। साफ्ट साथियों नरम लोहे की बनाई जाती है, साफ्ट नरम लोहे की बनाई जाती है। सभी को सहारा देने का काम किसका है, साफ्ट का है। देखिए इसने बेरिंग को सहारा दिया, ठीक है, इसने कम्यूटेटर को सहारा दिया, इसने आर्मेचर को सहारा दिया। और साथियों इसने इसके अंदर एक फैन भी होता है, इसके अंदर एक फैन भी होता है जो कि अभी नेक्स्ट आगे आने वाला है, एक फैन आता है, फैन को इसने सहारा दिया, इसने बेरिंग्स को सहारा दिया। साथियों साफ्ट का काम है सभी पार्ट्स को सहारा देना, सभी पार्ट्स को सहारा देना। नरम लोहे की ये बनी हुई होती है, ये साफ्ट होती है, लंबी सी साफ्ट होती है, नरम लोहे की ये बनी हुई होती है। अब इसके साथ जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है साथियों वो आती है कूलिंग फैन, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। साथियों कूलिंग फैन क्या होता है साथियों, ये भी कास्ट आयरन का ही बना होता है। कूलिंग फैन यहाँ पर, ठीक है, जगह खाली होती है, यहाँ लगा होता है। कूलिंग फैन जब साथियों साफ्ट घूमती है ना तो देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये क्या है मेरे पास, ये एक फैन का एक टुकड़ा एक मतलब एक फैन का एक भाग मान लीजिए। अब देखिए मैं, ये साफ्ट है, मैं इस साफ्ट को घुमा रहा हूँ तो इसके साथ क्या ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है भाई। ये जब इसको साफ्ट को घुमा रहा हूँ तो ये भी बिल्कुल घूम रहा है। तो साथियों दोनों चीज़ घूम रही है, दोनों चीज़ घूमती चली जा रही है, साफ्ट भी घूम रही है और फैन की पंखड़ी भी घूम रही है। तो फैन घूमता है तो इसको ये ठंडा रखता है। फैन का क्या काम है, कूलिंग फैन, ठीक है, कूलिंग फैन का क्या काम है, ठंडा रखना, ठीक है, बात समझ में आ गई कि ठंडा रखना। साथियों यहाँ पर इसका क्या काम हो गया, फैन का क्या काम हो गया, हमारे जो जनरेटर होते हैं, जनरेटर को ठंडा रखना किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, कूलिंग फैन, ठीक है, कूलिंग फैन। कूलिंग फैन किसका बना होता है साथियों, कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन का ये बना होता है। साथियों क्या काम है, जनरेटर को ठंडा रखना, जनित्र को ठंडा रखना, ठीक है, किसका काम हो गया, ये हो गया साथियों कूलिंग फैन का। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है साथियों वो आती है साथियों बेड प्लेट। बेड प्लेट आ गई। मैंने बताया आपको ये जनरेटर है, ये जनरेटर है। अब साथियों ये तो बेलनाकार हो गया, जनरेटर की बॉडी भी गोल होती है, तो ये तो साथियों कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी। अब इसको एक जगह रख सके इसीलिए इसके अंदर, इसके नीचे हमें सपोर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है, इसके नीचे हमें सपोर्ट लगाना पड़ता है। तो साथियों ये जो है ना हमारा, ये वाला पार्ट कहलाएगा हमारा बेड प्लेट। क्या कहलाएगा, बेड प्लेट। इसके अंदर साथियों बोल्ट्स के लिए होल होते हैं, इनके अंदर होल फंसा करके फाउंडेशन पर ये कस दिए जाते हैं, ये फाउंडेशन पर ये इस प्रकार से कस दिए जाते हैं। तो ये क्या होगी, बेड प्लेट्स होगी। इसके बाद इसको उठाने के लिए, इसको उठाएंगे कैसे, तो इसको उठाने के लिए यहाँ पर एक गोल गोल छल्ला होता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है साथियों, जिसे हम आई वोल्ट कहते हैं, जिसे हम आई वोल्ट कहते हैं। तो ये हमारा आई वोल्ट हो गया, ये हमारा आई वोल्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा आई वोल्ट हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट चीज़ है साथियों टर्मिनल बॉक्स। साथियों आर्मेचर से भी 2 सिरे बाहर आए, आर्मेचर से भी 2 सिरे बाहर आए, और यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग है इससे भी 2 सिरे बाहर आएंगे। तो ये जो दोनों सिरे, जो चारों सिरे बाहर आएंगे, ये यहाँ पर टर्मिनल बॉक्स में आएंगे। और जो टर्मिनल बॉक्स होता है ना साथियों, ये किसका बना होता है, ये एक साथियों अचालक धातु का बना होता है। ये अचालक धातु का, ये पीवीसी का भी बना हो सकता है, ये हार्ड रबड़ का भी बना हो सकता है, बस ये है कि अचालक का बना हो सकता है। लेकिन साथियों यहाँ पर जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर ये बेकेलाइट का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। किसका, बेकेलाइट का ज्यादातर। लेकिन अचालक, ठीक है, अचालक हम पीवीसी का बना सकते हैं, लेकिन पीवीसी क्या है साथियों, थोड़ा नाजुक है, नरम है, लेकिन इसी के लिए बेकेलाइट जो है बेस्ट है। बेकेलाइट थोड़ा कठोर आता है, बेकेलाइट थोड़ा कठोर आता है। तो यहाँ पर जो टर्मिनल बॉक्स लगाया गया बेकेलाइट का लगाया गया। आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। तो साथियों ये थी आज की क्लास, जिसके अंदर आज हमने जाना परिचय जनित्र के पार्ट से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब जो कल वाली क्लास होगी ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है साथियों, जिसके अंदर हम जानेंगे यहाँ पर फ्लेमिंग का जो नियम होता है, फ्लेमिंग का नियम जानेंगे हम, फेराडे का नियम जानेंगे, ये किस तरह से ये काम करता है, वो चीज़ हम कल देखने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में फिर से। धन्यवाद साथियों।